अब आपको मैं इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जी, पहले ब्रेन की है, इसमें ब्रेन की लाइन। अब देखें जी, ब्रेन के अंदर जो ऑटोइम्यून डिजीज, नॉन ऑटोइम्यून डिजीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी यही ऑटोइम्यून है, ये सेल को खाता है और ब्रेन के अंदर एमेजेस बन जाते हैं, और जहाँ जहाँ एमेजेस बनेगा वो हिस्सा कमज़ोर हो जाएगा या काम नहीं करेगा। किसी की आँख नहीं काम करती, किसी बाजू नहीं काम करता। दिस इज ऑटोइम्यून डिजीज। हम इनको डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिस्टिक, ना समझने वाला। गुलन-बारे सिंड्रोम क्या है? ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है, ये ब्रेन की डिजीज है। इसमें भी ब्रेन अफेक्ट करता है और उससे कोई ना कोई जिस्म जो है ऑर्गन काम करना छोड़ देता है। इसको गुलन-बारे सिंड्रोम कहते हैं। गुलन-बारे सिंड्रोम साइकोलॉजिकल। तो ये तो ब्रेन की जो मोटी बीमारियां हमने आपको बताई। इसके साथ ले आए आप जी, बोन आ गया। बोन के अंदर क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये भी ऑटोइम्यून है। ये क्या करता है? ये हमारी जो मेम्ब्रेन्स होती है, बोन्स के जो अंदर सिनेवल फ्लूइड की मेम्ब्रेन होती है, ये उस मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है। मेरा एक लेक्चर था पीछे जॉइंट्स पे, शायद इमरजेंसी में आपने सुना होगा। उसमें मैं बताया कि व्हाट इज द आर्थराइटिस, व्हाट इज द ऑस्टियोआर्थराइटिस, व्हाट इज द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, व्हाट इज द गाउट, व्हाट इज द बैक्टीरियल आर्थराइटिस। तो ये कहाँ करता है? मेम्ब्रेन्स पे अटैक करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग स्पाइंडालाइटिस। एनकाइलोजिंग के आगे है कि ये आपकी स्पाइन की जो है, ये ऑटोइम्यून जो अटैक है ये इस पे होता है। ये अपने सेल को मारता है वहाँ पे, और ये इसको बम्बू स्पाइन बनाता है। इसके अंदर के लचक ख़त्म कर देता है, इसके अंदर से लचक ख़त्म कर देता है। ये जो आप बेंड होते हैं, ये मूव करते हैं, ये जॉइंट को सीज कर देता है। जैसे बम्बू बांस को कहते हैं ना, बांस यूं उसके डांट आपको नजर आती हैं लेकिन वो जुड़ जाता है। तो जोड़ इसके जुड़ जाते हैं, क्योंकि आपके वो सेल ही आपने मार दिए। तो दिस इज ऑटोइम्यून डिजीज। एनकाइलोजिंग इसको कहते हैं। पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका, ये भी जोड़ों का दर्द है, मसल का दर्द है। आगे चलेंगे। थायराइड के अंदर क्या है? थायराइडिज्म, थायराइडाइटिस, थायराइड की डिजीज है। इसमें हाइपर भी हो सकता है, हाइपो भी हो सकता है। हाशिमोटो, ये भी थायराइड की डिजीज है। ग्रेवियस, ये भी थायराइड की। ये थायराइड की डिजीज हम डिटेल पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, हम इनको डिटेल पढ़ेंगे। अब ब्लड के अंदर क्या क्या है? ल्यूकीमिया इज ऑटोइम्यून, हेमोलाइटिक एनीमिया इज ऑटोइम्यून, लूपस ऑटोइम्यून, डिस्ग्लिसीमिया ऑटो। ये ब्लड की डिजीज आ गई मोटी मोटी। जीआई ट्रैक्ट, खुराक के अंदर जीआई ट्रैक्ट, सीलियक, वीट एलर्जी, बच्चा ये बड़ा गंदम नहीं खा सकता, बच्चा ये बड़ा
गंदम नहीं खा सकता, गंदम खाता है तो क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, मोशन हो जाते हैं, उल्टियाँ होती हैं। तो जैसे से वीट एलर्जी, क्रोन डिजीज़ भी इसी तरह का है, ये भी गट्स की डिजीज़ है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, बार बार पखाना आना, खून आना, ये भी ऑटोम्यून। नर्वस सिस्टम के अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी भी ऑटोम्यून है कि आपके अपने सेल खाए जा रहे हैं। लंग्स के अंदर अस्थमा, वेगिनस ग्रेनुलोमायोसिस, सेल का टूट फूट जाना, ये भी उसके अंदर। अब ये स्किन के अंदर आ जाएं, एक्जिमा, सोराइसिस, सेक्लोडर्मा क्या होता है, आपकी स्किन यूं सिकुड़ जाती है, टाइट हो जाती है, हाथ यूं टाइट हो जाते हैं, खुलते, इस वजह से सेक्लोडर्मा। ये स्किन के सेल जब खाए जाएंगे तो स्किन का साइज कम हो जाएगा, तो टाइटनेस आ जाएगी, दिस इज द सेक्लोडर्मा। इसमें हमारी एक दवाई जैसे प्लम्बोमेड बहुत अच्छा काम करती है, सेक्लोडर्मा। सोराइसिस, व्हाट इज द सोराइसिस? सोराइसिस को हम डिटेल पढ़ेंगे। वो जो सेल महीने बाद टूटता है, वो सेल रोज टूटता है और वो जमा होना शुरू हो जाता है। दिस इज ऑटोइम्यून डिजीज। दिस इज विटिलिगो, आपकी जो पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय होता है, तो स्किन का जो नॉर्मल कलर है वो नहीं होता। और बेशुमार लोग हमने, और मैं आपको ये बताऊं कि मेरी दोस्त है पीछे, मेजर आमिर से बात हो रही थी, वो कह रहा हमारी तो 50% से ज़्यादा स्किन की डिजीज़ ऑटोइम्यून है, 50% से ज़्यादा ऑटोइम्यून डिजीज। मस्कुलर फाइब्रोमिल्जिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये मसल की डिजीज़ हम और भी लाएंगे, लेकिन हम इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं कि मसल के अंदर के जो मसाइल हैं वो ऑटोइम्यून। बोन का हो गया, ब्रेन का हो गया, जो इसका जो एलोपैथिक ट्रिगर पॉइंट्स हैं वो तो बहुत सारे हैं, स्ट्रेस रिलेटेड है, लेकिन हमने अपना एनालिसिस आपके सामने रखा है कि हमारे यहाँ इसकी कॉजेज़ क्या है। हम क्या कहते हैं कि इसकी कॉज जो है वो जेनेटिक वीकनेस है, इनहेरिटेड डिजीज़ हैं, एंड एक्वायर कॉजेज़ क्या है, बैक्टीरियल, पैरासाइट, वायरल, ये फंगल्स हैं, टॉक्सिक हैं, पॉइजन्स हैं, एंड इन्वायरमेंटल कॉजेज़ हैं। जैसे सोराइसिस की मैंने एक वजह ये भी ढूंढी है, और वो मैं बहुत उस हद तक कामयाब हो गया हूँ कि सोराइसिस पे पेट्रोलियम अटैक करता है स्किन पे। ये जो पेट्रोलियम की मसनूआत हैं, ये जो धुआं है आपका पेट्रोल बर्न होने से, ये स्किन पे ऑटोइम्यून डिजीज़ पैदा कर रहा है। और मेरे पास एक डॉक्टर कपल आया वहाँ से, गलगित से, उनको बच्चों को सोराइसिस थी जब, तो मैं वो बड़ा डिटेल मुझसे डिस्कस गपशप उससे होगी, तो वो कह रहा कि यार ये सोराइसिस की वजह क्या है आपके जहन में? तो मैंने कहा पेट्रोलियम एक वजह है। कहते मैं तो गलगित में रहता हूँ, वहाँ पेट्रोल कहाँ होता, हम तो वो पीछे उसमें रहते हैं, मैं तो कैंप के अंदर हम रहते हैं और वो शहर से भी बड़ा दूर है, तो वहाँ कहाँ से पेट्रोलियम आ गई? तो उसकी मिसेस साथ बैठी हुई थी, तो वो बोल पड़ी, कहती जो हम चूल्हा जलाते हैं उसमें तेल तो जलता है ना, जो चूल्हा जलाते हैं हम, जो वहाँ कहती है हम मिट्टी का तेल जलाते हैं। तो देखें, जो है आपकी ऑब्जर्वेशन है, आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। तो सोराइसिस में किसी ने पेट्रोलियम का जिक्र भी नहीं किया, और आपकी पेट्रोलियम काम भी तभी करती है। मैं आपको, क्योंकि हम लगे रहते हैं इसमें कि ये डिजीज़ है, इसकी वजह क्या हो सकती है, डिजीज़ वजह से, तो मैं दुनिया को ये बताना चाह रहा हूँ कि सोराइसिस की बहुत सारी और वजह भी हो सकती हैं, ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है, और भी हो सकती है, लेकिन एक वजह ट्रिगर करने की पेट्रोलियम है। इसलिए वो लोग
जो शहरों से दूर रहते हैं, जो पेट्रोलियम मसनूआत के पास नहीं जाते, उनको सोराइसिस की डिजीज़ नहीं है। तो ये क्या करता है, आपका इम्यून सिस्टम जो है, जिसने स्किन को प्रोटेक्ट करना है, आपको पता है कितना 50% से ज़्यादा प्रोटेक्शन स्किन के पास है। और मैं आपको जो कहते हैं स्किन स्पेशलिस्ट कहता है कि हमारी तो 50% से ज़्यादा जो डिजीज़ ही जो है वो ऑटोइम्यून हो गई हैं। आगे चलेंगे। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, इलाज क्या हो सकता है, ये जहन में रखें। हम पूरी सीरीज़ करने जा रहे हैं, हम एक एक डिजीज़ को पढ़ेंगे, एक एक डिजीज़ पे बहस करेंगे और एक एक डिजीज़ पे दवाइयाँ डिस्कस करेंगे। ऑल टाइप ऑफ रिसोर्स, ये जहन में रख लें। दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी लेक्चर। आपको दवाइयों का हम एक रास्ता दिखा रहे हैं एक लेक्चर के अंदर। व्हाट इज़ द इम्यून सिस्टम, व्हाट इज़ ऑटोइम्यून डिजीज़ and what is the controlling and curative power of medicine in homeopathy। कि होम्योपैथी में वो कौन सी अद्वियात हैं, वो कौन से पैरामीटर हैं, वो कौन सी डायरेक्शन है जिसको अपना के हम ऑटोइम्यून डिजीज़ को ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। और वो ये है कि ऑल टाइप ऑफ रिसोर्स पे आपको ग्रिप होनी चाहिए, जिसमें 4 रिसोर्स तो सिर्फ टीबी के हैं। बेसिलिनियम, ट्यूबरक्लोनियम, बेसिलिनियम टेस्टिस, एवारी, ये तो 4 तो टीबी के हैं। एंड एक दवाई टीबी की खुद जो टीबी की दवाई से बनी हुई है, आइसोनाइज है, जो टीबी की दवाइयाँ खाने के लोग बीमार होते हैं। तो 5 दवाइयाँ तो आपको ये याद होनी चाहिए। नहीं, जो आइसोनाइज है, जो टीबी की दवाई से। फिर आपको टीबी की वैक्सीन लगती है, आप एंटी वैक्सीनेशन करने की सलाहियत रखते हैं। आप थूजा दे दें, आप वैक्सीनम दे दें, आप वायरोलिनम दे दें, ये सलेशिया है। यार क्या रेंज है, क्या खूबसूरत साइंस है आपके पास। कॉज टीबी and use of the complication of use of the tuberculosis medicine। टीबी की दवाई इस्तेमाल करने से भी ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है, टीबी की वजह से भी हो सकती है। और यार उसके रिसोर्स पे आपको ग्रिप होनी चाहिए। इस तरह बहुत सारे टाइफाइड, टाइफाइडिनम, टाइफाइड की दवाइयों पे ग्रिप। आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ टाइफाइड क्या हो सकता है, मलेरिया आपका क्लेमेडिया है, इकोलाई है, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफिलोकोकस है, ब्रोसीला है, साइटोमेगेली है, मतलब आपकी हर्पिस है। बेशुमार नसूर्स हैं जो आप पढ़ें, आप समझें। आपके जो बुनियादी वबाई अमराज हैं, जो जैसे आपका खसरा है, काली खांसी है, मॉर्बिलिनम है, पर्टोसिन है, ये सारे इम्यून सिस्टम को अनाउंस करते हैं। आपका ड्रोसरा है, जैसे अब मैं आपको एक और, जैसे ड्रोसरा, खुदा ने तो बहुत सारे मुतबातर रखे हैं। मैं ड्रोसरा को आप पढ़ें तो उसका जो पौधा, उसका फूल होता है, उस पर जाके जो पैरासाइट जो कोई चीज़ बैठती है तो ये बंद हो जाता है। उसकी खुराक ही वो ऑर्गेनिज्म है। अब अगर स्नेक में जाएं तो एक स्नेक है जिसको पाइथन कहते हैं, ये पूरा इसी की तरह यूं अंदर ले जाता है, हड्डी समेत खा जाता है पाइथन। देखा ना, खाते हुए देखा होगा। तो कितनी रिजेम्बलेंस है। तो हड्डियों की
जो कमज़ोरी है या टूट फूट जाना या उनको डिस्ट्रॉय हो जाना, डोसा कितनी बड़े काम की बात है। और इसी तरह पाइथन भी काम आ सकती है। हड्डियों को कौन खाता है? सिफिलिस खा जाता है। हड्डी को कौन खा जाता है? टीबी खा जाती है। हड्डी को कौन खाता है? कैंसर खा जाता है। आपका स्ट्रक्चर तबाह कर रहे हैं चीज़ें। तो आप उन दवाइयों पे जब नज़र रखेंगे तो ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्ट मैंने लिखा है, दिस इज द मैसेज फॉर द ऑल कम्युनिटी। चाहे वो इंग्लैंड बैठा हुआ है, चाहे वो जो बैठा हुआ है इंडिया में बैठा हुआ है, या दुनिया के किसी कोने में भी होम्योपैथ बैठा है, या होम्योपैथ से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो इसको इतनी दिलचस्पी से ये मेरे लेक्चर भी सुनते हैं और समझते हैं, कहते हैं हमें तो अब समझ आ रही है कि दुनिया में कुछ, मेरा ये लेक्चर देने का मकसद से अपने बंदों को ट्रेंड करना ही नहीं है। हमारे इस लेक्चर का मतलब जनरल अवेयरनेस अबाउट द होम्योपैथी, जनरल पब्लिक को भी हमने अवेयरनेस देनी है। एंड द अदर सिस्टम ऑफ द साइंस जो दुनिया में इंसानों का इलाज करते हैं, हमारा मैसेज उनके लिए भी है, क्योंकि इंसानों की फलाह, इंसानों की इस्लाह, इंसानों को दुरुस्त रखना मेरी भी जिम्मेदारी है और बाकी कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी है लेकिन हमारा टारगेट, हमारा मकसद सिर्फ एक है, जिसका हनीमन ने अफरोज़ों में पहले में जिक्र किया है कि हमारा बुनियादी मकसद सबका ये है, हमारा बुनियादी अहम ये है कि हम इंसानों को ठीक करें। हम इस तफरीक में ना पड़ें कि मैं होम्योपैथ हूँ, मैं एलोपैथ हूँ, मैं हकीम हूँ, मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ, क्या हूँ। हमें जब ये सोच डेवलप होगी और इन चारों पांचों ग्रुपों से एक मुश्तरका सोच भी हम चाहते हैं कि डेवलप हो। मैंने एक, मेरे कम अज़ कम 30-40 दोस्त हैं जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं। हम उनसे कंसल्ट करते हैं, वो हमसे सीखते हैं, हम उनसे सीखते हैं। तो हम एक नई पावर, एक नया सिस्टम दुनिया में ये चाहते हैं कि जो हेल्दी जहन है, जो पॉजिटिव जहन है, वो इसकी फलाह, इसकी सलाह, इसकी बका, इसकी बेहतरी के लिए मुश्तरका सोच भी रखते हैं। तो ये मेरा मैसेज सिर्फ न सिर्फ हमारे होम्योपैथ की तरफ है, ये मैसेज न सिर्फ हमारे मरीज़ों के लिए है, ये हमारा जनरल पब्लिक के लिए भी है एंड अदर कम्युनिटी के लिए भी है। ठीक है जी। तो ऑल टाइप ऑफ रिसोर्स, बायोकेमिक्स, मिनरल्स और द डिप्रेसिव मेडिसिन, माइंड। मैं एक और बात आपको करता चलूं, ऑटोमेटिक माइंड किसका कंफ्यूज होता है? माइज मेडोरिनम का कंफ्यूज होता है, माइंड लाइकोपोडियम का कंफ्यूज होता है, माइंड एंडाकार्डियम का कंफ्यूज होता है। अटैक करने में कमजोरी जलसीयम दिखाता है, अटैक करने में कमजोरी अर्जेंटम लैट्रिकम दिखाता है। तो मेंटल जो मेडिसिन है वो ऑल, अगर आप उनको समझते हैं तो वो भी ऑटोइम्यून डिजीज को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है। बात समझ आई आपको? माइंड कंफ्यूजिंग मेडिसिन आपकी फिजिकल या इम्यून सिस्टम को भी कंफ्यूज करती है। बात तो हमने उस कंफ्यूजन को दूर करनी है। उन कंफ्यूजन को दूर कैसे करना है कि स्ट्रेंथन करना है उसकी। तो ये सिस्टम कहाँ से चलता है? इम्यून, आपका विटैलिटी है, फिर आपकी बॉडी की कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन सी है? ब्रेन है, फिर आपका इम्यून सिस्टम है। तो ये पूरा एक चैन है। वो दवाइयाँ जो पागल करती हैं, ये क्या हो, इम्यून सिस्टम पागल ही होगा ना, अपने आप को मारना शुरू कर दिया। एग्नेशिया क्या करता है? उल्टे काम नहीं करता। सुसाइड कौन करता है? ऑरोमेट वाला करता है, आर्सेनिक वाला करता है। सुसाइड कर कौन करता है? तो माइंड, मैंने यहां लिखा है, मैंने एक डायरेक्शन दे रहा हूं। आप मुझसे ज्यादा अफलातून भी दुनिया में बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े फिलासफर भी, लेकिन पॉजिटिव तनकीद होनी चाहिए, मुझ पर भी जरूर होनी चाहिए। मैं अपनी इस्लाह करता हूं, लेकिन कुछ तो वैसे भी कीड़े निकालते हैं ना। तो हम एक मैसेज इसलिए दे रहे हैं कि इन दवाइयों को भी पढ़ें भाई, इन दवाइयों को भी पढ़ें, पॉइजन्स को पढ़ें। वो कहते हैं इनहांस द इम्यूनिटी, इनहांस द इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल एक्सरे, एंथ्रेक्सीनम,
कार्सिनोसम, ट्यूबरकुलोनियम, मेडोरिनम, सिफिलिनियम, हेपेटाइटिस बी सी, ऑरम, इग्नेशिया, नेक्टोमेर, एसल्फास, लाइको, चाइना, सिपिया, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। लंबी लाइन है, क्योंकि अभी सीरीज चलनी है तो ये बहुत सारी दवाइयाँ और आएंगी, सारा कुछ। लेकिन हम जस्ट आपको एक रास्ता, एक खाका, एक व्यू, एक सोच आज देने की मैंने कोशिश की है कि व्हाट इज़ द ऑटोइम्यून एंड व्हाट इज़ द ऑटोइम्यून डिजीज। ठीक है जी, दैट इज इट।